नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजवंश के बारे में, जिसमें हम लोग टोटल आज 7 वंश के बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके इसका जो क्रमानुसार है उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है राजवंश, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल 7 डायनेस्टी के बारे में। कौन-कौन से राजा कब हुए और किस शासन काल में किस वंश में कितने राजा हुए, उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें टोटल 7 राजवंश है, जैसे कि पहला है आपका हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक है आपके बिंबिसार। ठीक है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग। ठीक है, नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक है आपके महापद्म नंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में अगर हम बात करते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से संबंधित हम लोग कुछ इस एक कहानी को भी हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से या फिर आपकी जानकारी के हिसाब से वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक है। कर्ण वंश, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव है। और अंतिम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी, जिसके संस्थापक हैं आपके सिमुक। लेकिन सातवाहन डायनेस्टी के सबसे जो ग्रेटेस्ट किंग थे उनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये टोटल हम लोग 7 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके इनके राजाओं को देखने का प्रयास करेंगे। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि पहला वंश है आपका हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, और ये जो ऑर्डर है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। हर्यक वंश के बाद ही शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, उसके बाद कर्ण वंश आया और अंतिम में है आपका सातवाहन वंश। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं पहला वंश हम लोग जो कि देखने जा रहे हैं वो है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। इन्हीं के पुत्र का नाम था आपका अजातशत्रु, और अजातशत्रु के ही बेटे का नाम था उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। अब हर्यक वंश को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि हर्यक वंश में ही जो अजातशत्रु, हर्यक वंश बिंबिसार है, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। और उदयन ने, यानी कि अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, उसने भी क्या किया था, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इससे यही वजह है कि हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब कौन कौन से रूलर्स थे हर्यका डायनेस्टी में, उसे हम जान लेते हैं। तो पहला आपका बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे का नाम था अजातशत्रु। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अजातशत्रु नामक जो उपन्यास है उसकी रचना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये भी आप ध्यान में रहेंगे, ये लिटरेचर क्वेश्चन है, इतिहास से थोड़ा सा हटके है, लिटरेचर यानी कि साहित्य का भाग है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अजातशत्रु नामक किताब किसने लिखी, तो उसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी। अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयन था, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। चौथे राजा थे अनिरुद्ध, पांचवे थे मुंडा और छठे थे नाग दशक। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देना है। बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु, तीसरे उदयन, चौथे हैं अनिरुद्ध, पांचवे मुंडा और छठे हैं आपके नाग दशक। ये पूरा संबंधित किससे है, आपका हर्यका डायनेस्टी से। आगे बढ़ते हैं। हर्यका डायनेस्टी, जैसा कि रूलर है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बाद फिर हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आपका उदयन। ठीक है, जैसा कि लिखा सन ऑफ अजातशत्रु, ही बिल्ड द न्यू सिटी पाटलिपुत्र, शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ने बसाया, शहर को बसाया और अपना कैपिटल भी क्या किया, स्थानांतरित कर दिया। यह अनिरुद्ध, ये मुंडा जो कि मगध वंश से संबंधित था। ठीक है, और नाग दशक। तो उम्मीद करता हूँ हर्यक वंश आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे और उसके जितने भी राजा हैं उन्हें भी आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद है आपका उदयन के बाद, उदयन के बाद है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडा और मुंडा के बाद नाग दशक। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के संस्थापक खुद शिशुनाग हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रमुख राजा हुए उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के टोटल तीन ही रूलर हुए। वो 3 रूलर कौन कौन से, तो पहला खुद शिशुनाग थे, क्योंकि इन्होंने ही शिशुनाग वंश की नींव को रखी थी। दूसरा है काला अशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, और ये वही काला अशोक है जिन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना की थी। ठीक है, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पहला करवाया था अजातशत्रु ने, दूसरा काला अशोका ने, उसके बाद आपका करवाया था अशोक ने, उसके बाद लास्ट करवाया था कनिष्क ने। तो जो दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की जो स्थापना काउंसिल जो करवाई थी उसका नाम था काला अशोक काकवर्ण में। ठीक है, काकवर्ण इनका टाइटल है। और तीसरे राजा हैं आपके महानंदिन। वापस रिपीट करते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश संस्थापक हैं काला अशोक, और तीसरे राजा का तीसरे रूलर है उनका नाम है महानंदिन। ठीक है, जैसा कि यहाँ बता दिया गया, शिशुनाग, काला अशोक और महानंदिन, जो कि इसका भी संबंध किससे था, मगध से था। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी ने क्या किया, शिशुनाग डायनेस्टी का पूरी तरह से खात्मा करके नंद डायनेस्टी के संस्थापक जो बने वो बने आपके महापद्म नंद।
इसके कुछ रूलर देख लेते हैं। तो रूलर दो ही हमें पढ़ना है एग्जाम के पर्पज से। महापद्मनंद जो कि इसके संस्थापक थे, जिनको उग्रसेन भी कहा जाता है, उग्रसेन की उपाधि से नवाजा गया है। और अंतिम जो रूलर थे आपके नंद वंश से, वो थे धनानंद। और यही वो धनानंद हैं जिन्होंने चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, और भी इनका दो टाइटल था, चाणक्य और कौटिल्य, ठीक है। लेकिन चाणक्य का अगर वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो वो विष्णुगुप्त था। तो टोटल तीन नाम है जो चाणक्य से संबंधित है, वह है आपका चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और धनानंद ने उनका काफी ज्यादा अपमान किया था, जिसकी वजह से वो कहे थे कि मैं अपनी जो केश है, अपना जो चोटी है, तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारे वंश का पूरी तरह से खात्मा न कर दूं। तो वही उन्होंने क्या किया, इसी वंश को खत्म करने के लिए, नंद वंश के समापन के लिए उन्होंने क्या किया, एक मौर्य वंश की स्थापना की, और जिसके राजा हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी कहा जाता है इन्हें। ये भी अगर रहे क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। धनानंद जो थे वो लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश के अंतिम राजा थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने कहानी बता दिया कि धनानंद ने उनका अपमान किया था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, चाणक्य ने मौर्य वंश की नींव रखी, और इसका जो राजा है उसे बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा मैं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में, सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा पर ध्यान दीजिए, काफी मजा आएगा, ठीक है, सुनकर के स्टोरी। चाणक्य जो है जब मौर्य वंश की उन्होंने नींव रखी, और इसका जो सम्राट जो बनाया उसे चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के बेटे का नाम फिर अशोक था। फिर अशोक के दो बेटा हुए, कुणाल और आपका महेंद्र, और उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था संघमित्रा। ये पूरा हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर जब बैठ गए, और चाणक्य जो इसके पूरे बागडोर को संभाल रहे थे एज अ मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है, क्योंकि वही इसके स्थापना करता थे और सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में प्रत्येक दिन जहर मिलाते थे उनके खाने में। अब सवाल उठता है कि एक जिन्होंने जो नंद वंश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने एक सम्राट को गढ़ा, उस सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी के खाने में चाणक्य जहर क्यों मिलाते थे? तो जहर वो इसलिए मिलाते थे क्योंकि अगर कोई दुश्मन अगर उन्हें जहर देने का प्रयास करे तो उनका शरीर इतना रोधक क्षमता बन जाए जिससे कि अगर कोई जहर भी दे तो वो जहर जो है असर उसका कुछ ना हो पाए। यही वजह है कि जब भी वो खाना बनता था तो चाणक्य क्या करते थे, पहले खाना को चखते थे, खाना को चखने के बाद उस खाने में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जहर की थोड़ी सी मात्रा उसमें मिलाते थे, मिला करके तब वो परोसा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य उसे खा लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहीं बाहर गए हुए रहते हैं, और वो खाना को चखने के बाद चाणक्य उस खाना को टेबल में रखे हुए रहते हैं, तभी उनकी पत्नी आती है और उस खाने को क्या करती है, चख लेती है। जैसे उस खाने को चखती है तो उस खाने में तो जहर मिला हुआ था। क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए नहीं मर रहे होते क्योंकि काफी दिनों से वो वही खाना खा रहे होते थे, उसी मात्रा में ही वो जहर मिलाते थे, तो उनका शरीर जो है उस जहर को झेलने के या फिर उसे लड़ने की उनकी शरीर जो वैसा बन गया था। लेकिन जैसे उनकी पत्नी उस खाना को जैसे ही चखती है, वो क्या होती है, धाराशाही होकर के नीचे गिर जाती है। जब चाणक्य को पता चलता है कि चंद्रगुप्त बाहर है और खाना किसी और ने खा लिया है, तो दौड़ करके जाते हैं, जा करके, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है वो गर्भवती रहती है, तो दौड़ करके चाणक्य जाते हैं, जा करके तुरंत यहाँ से गला काटते हैं। गला काटने के बाद ताकि वो जो जहर का जो हिस्सा है, क्योंकि पेट में बच्चा रहता है, उसके मुख में न चल जाए, इस वजह से उनको अपना गला काटना पड़ता है, काट करके उस जहर को रोकना पड़ता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जहर का जो एक बूंद है, ध्यान से सुनिएगा, जहर का एक बूंद जो है उस बच्चे के पेट में चला जाता है। तो एक बूंद जहर का पड़ने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होता है उसका नाम पड़ता है बिंदुसार। ठीक है, तो ये कहानी था चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। यही जब बिंदुसार जब बड़ा होता है, तो जब ये पता चलता है कि मेरी माँ की मृत्यु चाणक्य की वजह से हुई है, तो वो उनसे नफरत करने लगता है। और जब इस बात का पता चाणक्य को पता चलने लगता है कि बिंदुसार मुझसे इसलिए केवल नफरत कर रहा है क्योंकि इनके माँ को मारने में हाथ इनका था, चाणक्य जबकि चाहते थे कि उनकी माँ भी बच जाए और क्या बोला जाता है, बच्चा दोनों सेफ रहे, लेकिन ऐसे में वो केवल बच्चे को बचा पाते हैं, माँ को नहीं बचा पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है कि चाणक्य की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई है, तो बिंदुसार काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उन्हें बाहर साम्राज्य से बाहर निकल जाने के लिए कह देते हैं। ऐसे में चाणक्य का मन काफी उदास हो जाता है, और वो जब ये बात जब सुनते हैं, उसी दिन से वो क्या करते हैं, अन्न जल ग्रहण सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक है, बाद में जब आभास होता है
किसी कोई बताता है बिंदुसार को कि तुम्हें बचाने के लिए ही चाणक्य ने ऐसा किया था, तो ऐसे में दौड़ करके जाते हैं चाणक्य के पास और गिर पड़ते हैं और माफी मांगते हैं कि मुझसे काफी बड़ी भूल हो गई है। लेकिन उस समय उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं आपसे कभी भी अन्न जल ग्रहण धारण नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा इसे, जिसकी वजह से अन्न जल छोड़ने की वजह से चाणक्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी कि चाणक्य के बाद बिंदुसार कैसे राजा बने, उनका नामकरण कैसे हुआ बिंदुसार। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु है, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक है, जो कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। तो ये कहानी थी छोटी सी, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो रूलर हुए आपके मौर्य वंश से, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसके सम्राट थे। इन्हीं के बेटे का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था, जिनको चंद अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक के ही बेटे का नाम महेंद्र था और कुणाल, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। और महेंद्र और संघमित्रा को ही चंद्रगुप्त अशोक जो है कलिंग के युद्ध में जब उन्होंने युद्ध का जब त्याग कर देते हैं, उसके बाद अभिधर्म पिटक की उन्होंने रचना की थी। उसके बाद जब वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट हो जाते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो महेंद्र और संघमित्रा को ही वह सिंघला द्वीप, यानी कि आज के डेट में वो श्रीलंका है, वहां वो भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट है दशरथ, ये रामायण वाला दशरथ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो रूलर है उनका नाम है बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश के अंतिम राजा रहते हैं। क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक, अशोक के बेटे का नाम महेंद्र, कुणाल, और बेटी का नाम रहता है आपका संघमित्रा। उसके बाद दशरथ, और लास्ट जो रूलर है वह है आपके बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश के अंतिम सुल्तान, अंतिम शासक रहते हैं। ठीक है, अंतिम सम्राट रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त है, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त वन है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य एक टाइटल है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, महेंद्र, कुणाल, संघमित्रा, दशरथ और बृहद्रथ। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वो है आपके बृहद्रथ, फिर कुणाल, और ये उनकी बेटी संघमित्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के जो संस्थापक रहते हैं, इनका कार्यकाल जो है वो 1185 बीसी से लेकर 73 बीसी, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। बीसी का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री की किताब में मेंशन है बीसी के बारे में। ठीक है, बिफोर कॉमन इरा। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अपने टाइटल से ही ये जाने जाते थे, और इन्हीं के आधार पर इस वंश का गठन किया गया। टोटल 3 राजा हुए, पहला पुष्यमित्र शुंग, दूसरा अग्निमित्र शुंग, और तीसरे हैं देवभूति। वापस रिपीट कर रहा हूं, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, और तीसरे हैं आपके देवभूति। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्ण डायनेस्टी। कर्ण डायनेस्टी के जो संस्थापक है, इनका भी संबंध किससे, मगध से है। और उस समय टोटल 16 महाजनपद थे, मगध, अंक, काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जीमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज। तो इस 16 महाजनपद में जो सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वह था आपका मगध जनपद। सभी राजाओं का यह वर्चस्व था, सभी राजा कोशिश करते थे कि मगध पे अपना वर्चस्व बनाए रखे और उसे जीत सके। तो एकमात्र अशोक ही था जो पूरे 16 महाजनपद पे कब्जा करके रखा था। और कलिंग पे उसने लास्ट, उसका अंतिम आक्रमण जो था वह कलिंग पर था, और कलिंग का ही आज वर्तमान में नाम क्या है आपका, उड़ीसा। ठीक है, कर्ण डायनेस्टी के जो संस्थापक है उनका नाम है वासुदेव। ठीक है, इसमें कुल राजा हुए 4 इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वासुदेव, फिर भूमिमित्र, तीसरे हैं नारायण, और चौथे हैं सुशर्मन। वापस से रिपीट करते हैं, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। वासुदेव द फाउंडर ऑफ द कर्ण डायनेस्टी, फिर भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, और उसके बाद है आपका सुशर्मन। लास्ट है आपका सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी जो सातवाहन डायनेस्टी जो कि अंतिम डायनेस्टी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर और भी चालुक्य, चोल, पांड्य, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पाल, पल्लव, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। सातवाहन डायनेस्टी जो कि इसके सबसे जो ग्रेटेस्ट किंग रहते हैं उनका नाम रहता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, लेकिन इसके जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है सिमुक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले रूलर है सिमुक, जो कि इसके फाउंडर भी रहते हैं, दूसरे हैं कान्हा, तीसरे हैं सातकर्णी, और चौथे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। तीसरे जो राजा रहते हैं ना सातकर्णी, इसके बाद जितने भी राजा होते हैं वो अपने नाम के पीछे यानी टाइटल में सातकर्णी वर्ड यूज कर लेते हैं।
तो उसी आधार पर नाम पड़ गया इनका गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सातवाहन वंश में ऐसी परंपरा थी कि अगर नाम जो होगा, नाम के पहले जो होगा वह माँ का नाम होगा, उसके बाद उनका नाम होगा। यही वजह है कि गौतमी के पुत्र होने की वजह से इनका नाम पड़ गया गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी, इनका संबंध बुद्धिस्ट से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, उनकी मौसी का नाम गौतमी था। ठीक है, वहां वो ये नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 7 वंश को हम लोगों ने देखा। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी और आपका कर्ण डायनेस्टी और अंतिम सातवाहन डायनेस्टी। तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक दो बार और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, तो आसानी से याद हो जाएगा। हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।